Hello everyone, my name is Nandini Sharma and here I am with the third part of the unit cell. प्रीवियस दो वीडियोस दोनों पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जाकर उन दो पार्ट्स को देखो अच्छे से, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आगे जो आप पढ़ोगे और एक सीक्वेंशियल तरीके से आप उनको याद रख पाओगे। तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। इससे पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, इन सारी चीजों के बारे में देखा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा था, एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में भी पढ़ा था। साथ में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस दो वीडियोस में कंप्लीट की थी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होती है इन्हें सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के साथ साथ इन्हें स्कैवेंजर भी कहा जाता है और इन्हें सेल्यूलर हाउसकीपर भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, या फिर स्कैवेंजर ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेली है, हाउसकीपर कौन सी ऑर्गेनेली होती है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो लाइसोसोम्स होती हैं इन्हें सुसाइडल बैग बोला जाता है और इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम क्या होता है, सपोज ये हमारी कोई भी एक मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़े रखने के लिए कुछ बॉन्ड बने होते हैं जो इनको एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि सपोज हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कोई हमारे रिलेटिव हैं जो कि मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो हम उनसे किस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, फोन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसी तरह इस मॉलिक्यूल को एक साथ बाइंड रखने के लिए भी यहाँ पर बॉन्ड होते हैं। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड्स का ब्रेकेज जब होता है वाटर की हेल्प से, तो वो काम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या काम करते हैं, बॉन्ड्स का ब्रेकेज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। इनमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सिर्फ, ठीक है। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, सब जगह इक्वली ही प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या काम करते हैं, कोई ऐसी सेल है जो कि अब डैमेज हो गई है, जिसका आगे कोई यूज नहीं है, उसकी जगह नई सेल बननी है, तो वो डैमेज सेल अपने आप को कहाँ डाइजेस्ट कराएगी, जाके इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के पास, लाइसोसोम्स के अंदर। इसके अलावा कोई ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि खराब हो गई है, उसका रिप्लेसमेंट होना है, तो वो भी अपने डाइजेशन के लिए लाइसोसोम्स में जाएगी। कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, सेल के लिए हार्मफुल है, तो वो भी अपना डाइजेशन कराने के लिए लाइसोसोम्स में ही जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बात बोली गई है कि ये एक्सेस या बॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज का डाइजेशन करती है, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करती है, या फिर जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल को हार्म कर सकते हैं उनको भी एनगल्फ करती है, उनको भी खत्म करती है। तो अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो इसके दो फंक्शंस हो सकते हैं, या तो जो बैक्टीरिया और वायरसेस है जो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, उनका डाइजेशन करती है, या फिर अगर कोई ऐसी सेल है जो डैमेज हो गई है तो सेल का ही डाइजेशन कर देती है, जिससे कि उस सेल की जगह उसका रिप्लेसमेंट आ जाए, नई सेल बन जाए। बिकॉज सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि नई सेल बनती रहती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो जो भी डैमेज सेल हो गई है वो अपने डाइजेशन के लिए लाइसोसोम में चली जाती है और उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है एक नई सेल से। अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो इसका मेन काम होता है लाइसोसोम का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, सपोज कोई भी सेल स्ट्रक्चर है, कोई भी सेल का स्ट्रक्चर है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम पे अगर सेल भी हमारी डैमेज हो गई हो तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बर्स्ट आउट होते हैं, वो खुल जाते हैं और उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो जाकर उन सेल्स को ईट अप कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिससे कि जो सेल्स डैमेज हुई हैं वो डाइजेस्ट हो जाएं, वो वहां से हट जाएं और उनकी जगह नई सेल्स आ जाएं। तो इसीलिए क्योंकि अपनी ही सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन प्रोसेस
परफॉर्म करते हैं। ये गोल्जी एपरेटस जो ऑर्गेनेली थी उसी का पार्ट होता है, प्लस जो भी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो RER पे होता है। RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसे रफ क्यों बोलते हैं, ये हम लोग अभी अपनी आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे, बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के वो सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। और ये क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करती है, इसलिए इनको सोसाइटल बैग्स के साथ साथ डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से भी बोला जाता है। तो इनको हम लोग डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। एक सेकेंड, इन्हें डाइजेस्टिव बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराती हैं, तो इसीलिए इनको डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। ये आपके सब कुछ था लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम्स का काम क्या होता है, इनके अंदर एंजाइम्स के कौन से प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स काम क्या करते हैं, उसके अलावा ये इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी आती है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं ये भी स्फेरिकल ऑर्गेनेली होती हैं और इनके अंदर, एक मिनट में पहले इसको इरेज कर देती हूँ। पेरोक्सीसोम्स जो होती हैं ये भी स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनके अंदर जो एंजाइम्स फील्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, इनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं इनके बाहर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इनमें भी एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पेरोक्सीसोम्स ज्यादातर किडनी और लीवर सेल्स में मिलते हैं। ये कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, किडनी और लीवर सेल्स में ये सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं। लोकेशंस भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेरोक्सीसोम्स कहाँ पे मिलते हैं मोस्टली, तो आपको याद रखना है कि किडनी और लीवर सेल्स में मिलते हैं। पेरोक्सीसोम्स का काम क्या होता है कि ये टॉक्सिक प्रोडक्ट से आपकी सेल को छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, ये आपकी सेल को टॉक्सिक प्रोडक्ट से छुटकारा दिलाते हैं। तो ये किस चीज का काम कर रहे हैं, ये डिटॉक्स कर रहे हैं सेल को, तो इनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इनका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन काम किनका होता है, पेरोक्सीसोम्स का। अब इनके पास में जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी होते हैं और कैटालेज एंजाइम भी होते हैं। कैटालेज एंजाइम क्या काम करते हैं, बहुत सारी आपकी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है, तो इसका सेल से तुरंत एलिमिनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है बॉडी में जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाती है, मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं होती है, प्रोडक्ट के साथ में और जो बनते हैं तो उन्हें बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक होने की वजह से इसका रिमूवल होना जरूरी है। तो क्या काम करता है ये जो कैटालेज एंजाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैटालेज एंजाइम इसका डिकम्पोजिशन करा देता है और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो इसका डिकम्पोजिशन कराता है कैटालेज एंजाइम और इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा देता है, जिसकी वजह से ये सेल के लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो कैटालेज एंजाइम का काम ये होता है, ये डिटॉक्स कराता है, जो भी टॉक्सिक पेरोक्साइड्स होती हैं उनसे सेल को छुटकारा दिलाता है। तो ये था लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स के बारे में। लेट मी इरेज दिस। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेली आती है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की जो डिस्कवरी की थी वो जॉर्ज एमिल पैलेट ने की थी 1955 में। जो ये जॉर्ज एमिल पैलेट थे, इन्होंने राइबोसोम्स की डिस्कवरी की और इन्होंने इसका नाम
पैलेट कॉर्पसल्स रखा था। इन्होंने इसको राइबोसोम्स के नाम से नहीं पुकारा था, इन्होंने इसको बोला था कि इसका नाम पैलेट कॉर्पसल्स है। तो आपको ये याद रखना है कि डिस्कवरी जो इनकी की थी वो जॉर्ज एमिल पैलेट ने की थी, लेकिन इसको जो नाम दिया था राइबोसोम वो दिया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से आपसे कि डिस्कवरी किसने की, तो आपको याद रखना है कि वो पैलेट ने की थी, और अगर आपको पूछा जाए कि उसको नाम किसने दिया राइबोसोम, तो वो रॉबर्ट्स ने दिया था। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है राइबोसोम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस, और इसी तरीके से स्मॉलेस्ट होती है राइबोसोम्स। तो दोनों ही चीजें याद रखना, क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जो राइबोसोम्स होते हैं ये वर्क प्लेसेस होते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस के। राइबोसोम पे ही प्रोटीन्स बनते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि राइबोसोम्स ही लोकेशन होती है जहां पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन्स जो बनते हैं वो राइबोसोम्स में बनते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं इनका जो मेन या फिर हम बोले मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो दो चीजें होती हैं। इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दो चीजें होती हैं, एक होती है आरएनए और एक होता है प्रोटीन्स। तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं राइबोसोम्स के, ये भी आपको याद रखना है। लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं राइबोसोम पे, फैट्स नहीं होते हैं, सिर्फ ये प्रोटीन का बायोसिंथेसिस कराती है। और जैसे कि आपको पता है डीएनए है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाता है। उसके बाद में ये आरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए भी कौन सा बनाता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और फिर इस एमआरएनए से आगे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये भी जो आपका एमआरएनए से प्रोटीन्स बन रहा है, इस प्रोसेस को भी, ये प्रोसेस भी कहाँ हो रहा है? राइबोसोम पे ही हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन्स का जो बायोसिंथेसिस होता है वो राइबोसोम पे होता है। ठीक है, ये सब आप लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में अच्छे से पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक अनदर ऑर्गेनेली है जो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, उसके अपर सरफेस में भी आपको मिलते हैं राइबोसोम्स, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था क्योंकि वहां पे उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, वो प्रोटीन्स बनाता है, तो प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद रेप्लिकेट करती है, लेकिन ये आप प्लांट्स के केस में पढ़ोगे डिटेल में, तो इनके पास भी प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपर सरफेस पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोकेशंस है कि कहां-कहां आपको राइबोसोम्स मिलते हैं देखने के लिए। इसके अलावा ये कुछ, मतलब कि सारी नहीं, लेकिन कुछ लिपिड्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी हेल्प करती है। लिपिड्स का बायोसिंथेसिस वगैरह नहीं कराती हैं, लेकिन लिपिड्स को कुछ एक्टिविटीज में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये काम होता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70S होते हैं और 80S होते हैं। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं, 70S राइबोसोम्स जो होते हैं, ये जो इनकी डेंसिटी होती है वो लो होती है, इनकी लो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इनकी लो होती है, जबकि 80S जो होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। इसी के साथ में 80S वाले जो राइबोसोम्स होते हैं ये लार्ज साइज के होते हैं और 70S वाले स्मॉल साइज के होते हैं। 70S राइबोसोम्स हमेशा आपको प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में देखने के लिए मिलेंगे, और 80S राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में देखने के लिए मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने दो ही एग्जांपल देखे थे, बैक्टीरिया और आर्किया, तो उसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो 70S टाइप के होंगे। और यूकैरियोट्स में, जहां पे हमने प्लांट्स के बारे में भी देखा था, एनिमल्स के बारे में भी देखा था, तो वहां पे जो आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, और जो लिपिड्स का सिंथेसिस होता है वो SER में होता है। जैसे हम लोगों ने RER देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
उसी तरीके से जो लिपिड्स का बायोसिंथेसिस होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए राइबोसोम उसकी हेल्प कर देता है, बट जो मेजरली उनका बायोसिंथेसिस होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। तो ये था आपके राइबोसोम्स के बारे में कि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कवरी पे पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि किसने कॉइन की थी जो टर्म राइबोसोम्स थी, वो किस साइंटिस्ट ने बताया था, राइबोसोम टर्म किसने यूज की थी, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली का नाम बताइए, या फिर इसका मेजरली काम क्या होता है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। इसके अलावा ये दो तरह का होता है 70S और 80S। तो 70S किस में मिलते हैं, 80S किस में मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये भी एक ऑर्गेनेली होती है और इसका भी जो काम होता है वो दो तरीके से होता है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसका जो काम होता है वो ये होता है कि एक पाथवे प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये एक पाथवे प्रोवाइड करती है जिससे कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके एक सेल से दूसरी सेल में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पाथवे प्रोवाइड करती है जिससे जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसका एक सेल से दूसरी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ये दो तरह की होती है, एक RER जो हम लोगों ने अभी प्रीवियसली बात की थी और एक SER होती है। लाइसोसोम्स के केस में मैंने आपको बोला था कि जो RER होती है वो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बनाती है। लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है वो RER में होता है। प्लस में मैंने भी आपको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि जो लिपिड्स का सिंथेसिस होता है या जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए, जैसे कि एक स्मूथ सरफेस का मतलब कि जब आप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हो तो वहां पे आपको कुछ भी मतलब कि अप एंड डाउन्स नहीं दिखते हैं, आपको एक स्मूथ सरफेस मिलता है। लेकिन जब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो उसके ऊपर आपको थोड़े थोड़े इस तरीके से डिप्रेशन टाइप दिखते हैं क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने की वजह से उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और अगर राइबोसोम्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इनके पास में अटैच राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि इनके पास में अटैच राइबोसोम्स होते हैं और इनके पास में अटैच राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो अगर राइबोसोम्स होंगे तो ऑफ कोर्स वो किस चीज में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि कोई भी एंजाइम है या एंटीबॉडीज हैं, एंजाइम का काम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अगर 25 मिनट में हो रही है और वो आपको कितना भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रही है बिना एंजाइम के, तो अगर आप उस रिएक्शन में एंजाइम का यूज करोगे तो वो ही रिएक्शन आपकी बहुत ही कम टाइम में, सपोज 5 ही मिनट में हो जाएगी और आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो एंजाइम का काम होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिस रेट पे रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ा देना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देता है। इसी तरीके से एंटीबॉडीज जो होती हैं वो भी प्रोटीन्स की ही बनी होती हैं, ये भी प्रोटीन्स की बनी होती हैं, तो इनका फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है, राइबोसोम्स ही कराते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स प्रेजेंट यहीं पे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो प्रोटेक्ट करती है आपको, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है जो जाके उस बैक्टीरिया से फाइट करता है। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये भी प्रोटीन की ही बनी हुई होती हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये
लिपिड और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि वो बायलिपिड लेयर होती है, बायलिपिड लेयर होती है। तो बायलिपिड लेयर के लिए जो यहाँ पे लिपिड बनती है उसके लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हेल्प करती है या फिर वो बनाती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जो लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हेल्प करती है। साथ में कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाती है, कुछ आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करती है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एक सेकेंड, यहां इसको रेस करती हूँ फिर लिखती हूँ। जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया या फिर टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये कुछ वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिनका सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कराती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ टाइनी प्रोटीन्स फिल्ड वेसिकल्स भी होते हैं जो गोल्जी बॉडी से जाके फ्यूज्ड हो जाते हैं। प्लस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पास में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कराने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे और ये कुछ फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर होती है उसके सिंथेसिस में हेल्प करती है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है जैसे कि ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आरबीसी, एग और एम्ब्रियोनिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो ये भी आपको याद रखना है कि किन सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी में नहीं होता, एग सेल में नहीं होता और एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स ऊपर 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 प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लू डॉट्स जो दिखाए हुए हैं। तो इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो तो यहाँ पे कोई भी ब्लू डॉट्स आपको नहीं दिख रहे हैं जो कि राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम इनके आंसर आप मुझे देना और फिर मैं चेक करूंगी कमेंट बॉक्स को अगर आपने आंसर किया होगा वहां पे। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, बेसिक यूनिट क्या होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन है जो आपको सेलेक्ट करना है। द ऑर्गेनिली दैट मेक एटीपी, एटीपी एनर्जी कौन बनाती है, कौन सी ऑर्गेनिली है जो एटीपी का सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनिली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती, तो वो आपको बताना है कि कौन सी नहीं होती है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिली है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कौन सा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। एक चीज और याद रखना, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो ऑर्गेनिली है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक में सीमेंटियस टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक में
ATS टाइप के होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।